नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का सेकंड चैप्टर संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757 के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। संघर्षकालीन जो भारत है अपना 1206 से 1757 ईस्वी तक के समय का, इसको हम विशेष तौर से दो पार्टों में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें हम 1206 से 1526 के दौरान जो दिल्ली सल्तनत का जो शासन था उसके बारे में अध्ययन करेंगे, और उसके बाद 1526 से 1757 ईस्वी तक मतलब जो मुगलों का जो शासन रहा उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इन्हीं दोनों शासन के दौरान अब इनके साथ में जो सत्ता के साथ में जो प्रतिरोध हुआ या उनके सहयोग जो हुआ, कौन कौन से राजा ने इनका सहयोग किया और कौन से राजाओं ने इनका प्रतिरोध किया, उनके बारे में जानेंगे। विशेष तौर से हम बात करेंगे इसके राजस्थान के कौन कौन से जो शासक हैं उनके बारे में। उसके बाद में बात करेंगे मराठों का इतिहास, विशेष तौर से शिवाजी के विशेष संदर्भ में हम बात करेंगे। इसके आगे विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी जो साम्राज्य है उसका क्या रोल रहा उसके बारे में बात करेंगे। और इसी दौरान सिख धर्म का जो प्रादुर्भाव हुआ और उसका विकास कहाँ से कहाँ तक, गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह जो हैं गुरु गोविंद सिंह, यहाँ तक ये जो 10 गुरुओं की जो परंपरा हुई उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा बंदा बैरागी और जो राजा रणजीत सिंह है उसके बारे में भी हम इस जो अपना संघर्षकालीन भारत है इसके दौरान हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत का जो शासन रहा वो रहा 1206 से 1526 तक। लेकिन दिल्ली सल्तनत का जो शासन प्रारंभ हुआ 1206 से, तो इससे पहले की जो स्थिति हम भारत की देखें तो उसमें यह है कि यहाँ पे 1206 से पहले लगातार जो विदेशी आक्रमण होते रहे और जो भारत है या भारतीयों ने वीरता पूर्वक इन जो आक्रमणों का क्या किया, प्रतिरोध किया। प्रारंभिक अरबी और मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया और यहाँ से खदेड़ा। अब कौन कौन से आक्रमण हैं जो अपने भारत पे 1206 से पहले प्रमुखतया हुए, तो उनमें हम बात करते हैं अरबों का समुद्री आक्रमण, मतलब पहला जो समुद्री आक्रमण है उसके बारे में हम बात करें तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो अरब प्रदेश में जो खलीफा थे उमर खलीफा, उसके समय में 636 ईस्वी में अरबों के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण किया। जो महाराष्ट्र में जो मुंबई है उसके पास ही है ठाणे स्था, वहां पर इस पर आक्रमण किया गया और यहाँ पे अरबों का ये जो अभियान था ये विफल हो गया। और इसका जो उल्लेख है वो हमें मिलता है किताब फुतूह अल बुल्दान में, इसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद के आक्रमण की यदि हम बात करें तो अरबों के अन्य आक्रमण के रूप में कि इसके बाद भड़ोच जो बंदरगाह है वहां पे और सिंध के जो देभाल बंदरगाह है यहाँ पे अरबों के आक्रमण हुए, लेकिन यह आक्रमण भी क्या रहे, असफल रहे। अब ये उल्लेख जो मिलता है वो हमें मिलता है चचनामा में, कि चचनामा में उल्लेख मिलता है कि देभाल का जो संघर्ष हुआ उसमें अरब सेना नायक मुदाइरा पराजित हो गया और मारा गया। अब इतना होने के बाद में अरबों के इन आक्रमणों की असफलता के बाद में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है। और मोहम्मद बिन जो कासिम का आक्रमण होता है वो कहाँ पे होता है, और अपने यहाँ पे सिंध में, और सिंध का जो राजा है उस समय कौन है, दाहिर। इन दोनों के मध्य भयानक संघर्ष होता है। लेकिन इसी संघर्ष के दौरान एक जो तीर है वो हाथी पे सवार राजा जो दाहिर है इसके सीने में लगता है और राजा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद में इसकी रानी और राजकुमार जैसिया, इन दोनों ने भी क्या किया, किले की रक्षा के लिए ये डटे रहे, मतलब संघर्ष जारी रहा। इस मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद में कुछ समय तक कहें कि इसके बाद में अरबों का आक्रमण थोड़ा रुक गया। लेकिन उसके बाद में मोहम्मद गजनवी का आक्रमण होता है। ये तुर्की है, ये दोनों कहाँ के, तुर्की। तो ये तुर्कों का जो आक्रमण होता है उसमें पहला होता है मोहम्मद गजनवी का,
और मोहम्मद जो गजनवी का आक्रमण होता है भारत में, वो कश्मीर के शाही शासक जयपाल और आनंदपाल इन दोनों से कड़ा संघर्ष होता है। और इसके बाद हम बात करें, मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है। मोहम्मद गोरी का जो आक्रमण होता है वो पृथ्वीराज जो अपने यहाँ पे शासक था, पृथ्वीराज चौहान, उसके समय होता है। और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कई बार पराजित किया। लेकिन तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, उसमें क्या हुआ, मोहम्मद गोरी ने अपने धोखे से या कहीं छल कपट से पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। जब पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद में यहाँ पे तुर्की जो साम्राज्य की स्थापना का क्या खुल गया, मार्ग खुल गया। कहने का मतलब 1192 जो ईस्वी में जो ये तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, इसमें जैसे ही पृथ्वीराज चौहान मारा गया तो मोहम्मद गोरी ने अपना यहाँ पे साम्राज्य स्थापित किया और गवर्नर के रूप में किसको नियुक्त किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त करके ये वापस मोहम्मद गोरी अपने गोर प्रदेश चला जाता है। यहाँ पे थोड़ा मैं मैप में बताऊं तो ये तो है अपना मोहम्मद जो गजनवी था उसका आक्रमण। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, जो अपना जम्मू कश्मीर का एरिया है और यहाँ पे आक्रमण करता है और अपने जो गजनी साम्राज्य है इसमें मिला लेता है मोहम्मद गजनवी। लेकिन उसका मोहम्मद गजनवी का जो प्रमुख आक्रमण माना जाता है वो माना जाता है सोमनाथ का आक्रमण, जिसमें यहाँ पे वह इस तरीके से आके यहाँ पे गुजरात में जो सोमनाथ है यहाँ पर आकर लूटपाट करता है और वापस चला जाता है। और मोहम्मद गोरी की यदि मैं बात करूं तो मोहम्मद गोरी 1192 में जब द्वितीय युद्ध के बाद में यहाँ पे अपना गोरी साम्राज्य स्थापित करता है, या कहें मोहम्मद गोरी जो अपना साम्राज्य स्थापित करता है वो इस तरीके से यहाँ पे स्थापित करता है। और यहाँ का जो दिल्ली का जो गवर्नर है, यहाँ पे गवर्नर किसको बनाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक गवर्नर के रूप में शासन करता है। लेकिन 1206 में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो साम्राज्य है यहाँ पे तीन जो उसके प्रमुख सेना नायक थे उनमें डिवाइड हो जाता है। यहाँ का जो अपने भारत का जो शासन है यह तो किसके हिस्से में आ जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के। यहाँ पे तो हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ का जो शासक, जो गौर प्रदेश का बात कहें या गजनी का, यहाँ का जो शासक बनता है वो बनता है यल्दोज। और यहाँ पे बनता है नासिरुद्दीन कुबाचा। इस तरीके से ये तीन जो सेना नायक है उनमें इनका साम्राज्य मोहम्मद गोरी का डिवाइड हो जाता है। तो अपने यहाँ पे भारत में जो शासन स्थापित होता है वो 1206 में किसका बनता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इस दौरान जो यहाँ पे शासन की स्थापना हुई इसी को मतलब इस नाम से जाना जाता है दिल्ली सल्तनत के रूप में। तो ये दिल्ली जो सल्तनत की जब स्थापना होती है 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और ये एक गुलाम था, तो इसी के दौरान यहाँ पे और अन्य शासक बनते हैं, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। ये सभी शासक गुलाम रहे हैं। इस वजह से इसको यामिनी इलबारी या गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। और इन गुलाम वंश के जो शासक रहे वो रहे 1206 से 1290 ईस्वी तक। तो सबसे पहले हम गुलाम वंश की बात करेंगे। इसके अलावा फिर बाद में खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, इन सभी का जो शासन रहा ये कहलाता है दिल्ली सल्तनत। आगे बात करते हैं सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन जो ऐबक है ये 1206 में स्वतंत्र शासक बनता है। हालांकि 1192 से लेके 1266 तक भी यहाँ पे ये कुतुबुद्दीन ऐबक का ही शासन रहता है। लेकिन क्योंकि मोहम्मद गोरी के एक गवर्नर के रूप में शासन करता है और उसकी मृत्यु के बाद में 1206 से 1210 तक जो शासन करता है ये कुतुबुद्दीन ऐबक अपना ये स्वतंत्र शासक होता है। यहाँ पे इसने हमेशा अपनी जो राजधानी रखी वह लाहौर रखी। लाहौर रखने का कारण था कि क्योंकि दिल्ली यहाँ पे जो अन्य सेना नायक थे वो इस पे यहाँ पे आक्रमण नहीं कर पाए, इसने ये हमेशा लाहौर में रहा ताकि इधर से कोई आक्रमण नहीं कर पाए, जिससे कि ये अपनी दिल्ली सल्तनत की रक्षा कर पाए। इसलिए हमेशा इसने राजधानी कहाँ पे रखी, लाहौर में रखी।
इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श इसको इसलिए कहा जाता है कि ये दानवीर था, मतलब लाखों में दान दिया करता था, इसलिए इसका नाम जाना जाता है लाख बख्श के रूप में। हसन निजामी यह एक राइटर है, लेखक है, जिसने ताज उल मासिर के नाम से एक पुस्तक लिखी है, जिसमें में कुतुबुद्दीन ऐबक का पूरा वर्णन हमें मिलता है। और ये इसके दरबार में संरक्षण प्राप्त था, मतलब इसका दरबार में रहा करता था। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने कुतुब मीनार का पहली मंजिल का निर्माण करवाया। पहली मंजिल का निर्माण करवाया, इतने में 1210 में इसकी मृत्यु हो गई। इसलिए इसके बाद में जो शासक बना इल्तुतमिश ने इस कुतुबुद्दीन जो कुतुब मीनार है इसको पूरा करवाया। 1210 में चौगान खेलते हुए, मतलब पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर कर क्या हुआ, मर गया। इस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक ने 4 साल तक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन किया। लेकिन इस दौरान आप देखते हैं यहाँ पे इसने कोई नई मतलब मुद्रा पद्धति नहीं चलाई, कोई विशेष तौर से शासन की प्रणाली स्थापित नहीं की। सिर्फ और सिर्फ यह दिल्ली सल्तनत की जो अन्य सेना नायक है, जो ताजुद्दीन यलदौज है और नासिरुद्दीन जो कुबाता है, उससे सिर्फ इसकी रक्षा करने में ही इसका समय गुजर गया। इसलिए से केवल इसको अपने दिल्ली सल्तनत का संस्थापक शासन माना जाता है। लेकिन इसके बाद में जो शासक बनता है इल्तुतमिश, उसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो उसके बारे में अगली स्लाइड में हम बात करते हैं। इस कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में शासक बनता है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश ने शासन किया यहाँ पे 1210 से 1236 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद था और उत्तराधिकारी भी था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है, ये यदि हम इसकी बात करें तो इसने क्या किया कि दिल्ली सल्तनत को एक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की कि किस तरीके से शासन व्यवस्था चलाई जानी चाहिए। चालीसा का गठन किया, यहाँ पे प्रशासन चलाने के लिए एक 40 दासों का गुट बनाया था, जिनको विशेष जो कार्य हैं वो इसी में से नियुक्त करता था। इसके अलावा यहाँ पे मुद्रा प्रणाली इल्तुतमिश ने प्रारंभ की। उसके बाद में हम बात करें, खलीफा का मान्यता प्राप्त किया इसने खलीफा से, और उत्तराधिकारी का स्वस्थ परंपरा, मतलब अपना उत्तराधिकारी कौन होगा, इसने पहले ही निश्चित कर दिया था कि मेरे जाने के बाद में मेरा जो उत्तराधिकारी होगा वो मेरी पुत्री रजिया होगी। तो इस तरीके से एक उत्तराधिकारी की भी इसने स्वस्थ परंपरा डाली थी। इन कारणों से इसको क्या कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब ख्वारिज्म के अंतिम शाह मंगबरनी की सहायता न कर चंगेज खां के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचाया। इल्तुतमिश ने क्या किया, जब चंगेज खान ने इस ख्वारिज्म का जो अंतिम शाह मंगबरनी है इस पे जब आक्रमण किया, तो मंगबरनी भागकर कहां आता है, दिल्ली की तरफ आता है। लेकिन यहाँ पे जो इल्तुतमिश का जो शासन है, इस इल्तुतमिश ने क्या किया, इसको शरण देने से मना कर दिया। क्योंकि यदि यह इल्तुतमिश इस मंगबरनी को शरण देता तो चंगेज खां का आक्रमण भारत पे होता। इस वजह से इल्तुतमिश ने ये बात विचार करके इसको शरण देने से मना कर दिया, तो इसको वापस लौटना पड़ा। जब मंगबरनी वापस चला गया तो चंगेज खां को भारत पे आक्रमण करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस तरीके से इसने क्या किया, चंगेज खां के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचाया। इसके अलावा साम्राज्य विस्तार की यदि हम बात करें तो 1223 ईस्वी में इसने 1223 ईस्वी में इसने मालवा पर आक्रमण किया और भिल्ला का जो दुर्ग है उसको जीत लिया। 1226 में इसने रणथंबोर को जीता। ग्वालियर और जालोर पर भी क्या किया, इसने अपना अधिकार किया। कहने का मतलब इसने इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक का जो साम्राज्य था उससे कहीं अधिक इसका विस्तार किया। इसी कारण से इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके आगे हम बात करें इल्तुतमिश का यदि आप शासन देखेंगे तो यहाँ पे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का तो बहुत कम दूरी में था, मतलब साम्राज्य विस्तार कम था, और इल्तुतमिश का आप देख पाएंगे तो साम्राज्य विस्तार काफ़ी विस्तार तक हुआ। यहाँ पे अपने राजस्थान में भी है, यहाँ पे उज्जैन है, भिलसा है, ये प्रयाग, ये पूरा प्रदेश अपने इल्तुतमिश के साम्राज्य में था।
इसके आगे हम बात करें, इल्तुतमिश अपना उत्तराधिकारी रजिया को बना के गए थे, लेकिन उस समय की यदि आप स्थिति देखें, सोशल जो स्ट्रक्चर देखें, तो जो अमीर वर्ग है उसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हम पे कोई महिला या हम पे कोई स्त्री शासन चलाए। इसलिए उन्होंने इल्तुतमिश का जो पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, इसको शासक बना दिया। इसको शासक जब बना दिया तो रजिया क्योंकि इल्तुतमिश के समय एक परंपरा थी कि कोई भी व्यक्ति लाल कपड़े पहन के यदि सुल्तान के पास अपने न्याय मांगने जाएगा तो सुल्तान उसको न्याय जरूर देंगे। तो इस वजह से रजिया सुल्तान भी क्या करती है, एक दिन लाल कपड़े पहनती है और जहाँ पे शुक्रवार के दिन जहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही थी मस्जिद के सामने, वहाँ पे जाती है और पब्लिक से न्याय मांगती है कि मुझे न्याय चाहिए। क्योंकि लाल जो कपड़े पहनना न्याय मांगने का प्रतीक हुआ करता था, तो रजिया भी ऐसी करती है। तो पब्लिक इसको क्या करती है, सपोर्ट करती है और रुकनुद्दीन जो फिरोज शाह है इसको गद्दी से उतारती है और रजिया को क्या करते हैं, सुल्तान बना देती है। लेकिन जब रजिया सुल्तान बनती है तो जो परंपरावादी और जो कट्टरपंथी तुर्की अमीर है उन्होंने क्या किया, रजिया का विरोध किया। जैसा कि मैं अभी बता चुका कि उस जमाने में आप समझ सकते हैं कि जो तुर्की अमीर है वो एक महिला का शासन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, इसलिए उन्होंने क्या किया, रजिया का विरोध किया। लेकिन रजिया ने देखा कि यदि मैं अपने स्त्रियों के परिधान में रहूंगी तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होता है, तो उसने क्या किया, पर्दा जो प्रथा था, मतलब ये जो पर्दा था उसको त्याग दिया और पुरुषों के सम्मान उसने कोट मतलब कुबा और कुल्हा मतलब टोपी पहनने लगी। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं किस तरीके की वह यूनिफॉर्म पहनती है, मतलब एक पुरुष की भांति बन के रहती है। अब रजिया सुल्तान जो है इसने मलिक जो जमालुद्दीन याकूत है इसको, ये अबिसिनिया का निवासी है और अमीर आखुर पद पर नियुक्त कर दिया। जो अमीर आखुर जो पद है वो अश्वशाला का प्रधान हुआ करता था। इसकी वजह से क्योंकि ये क्या है, अबिसिनियाई निवासी है, और जो इससे क्या हुआ कि जो तुर्की अमीर है वो क्या हो गए, नाराज हो गए। सरहिंद के शासक के विद्रोह को शांत करने के अभियान में यह मलिक जमालुद्दीन जो याकूत है वो क्या हुआ, मारा जाता है। बठिंडा का जो प्रशासन देख रहा था या शासन देख रहा था वो अल्तुनिया देख रहा था, वह भी विद्रोह करता है। लेकिन इसको विद्रोह को दबाने के लिए रजिया ने क्या किया, अल्तुनिया से विवाह कर लिया और 1240 में दोनों को, ये जो तुर्की अमीर हैं इन्होंने मिलकर इनको मौत के घाट उतार दिया। इस तरीके से रजिया का शासनकाल रहा। इसकी मृत्यु के बाद में और कौन कौन शासक बने उनकी यदि हम बात करें तो 1240 से 1242 तक बहराम शाह का शासन रहा। 1242 से 1246 तक महमूद शाह को शासक बनाया गया और 1246 से 1265 तक नासिरुद्दीन जो महमूद है इसको शासक बनाया गया। ये तीनों ही शासक अयोग्य थे और वास्तविक जो सत्ता थी इनके समय वो किसके पास में थी, बलबन के पास में थी। नासिरुद्दीन जो महमूद है इसका आप देख रहे होंगे इसने लगभग 20 साल तक शासन करता है, लेकिन ये एक बहुत ही नेक आदमी था, नेक इंसान था। इसने क्या किया, क्योंकि इससे पहले की यदि देखें तो देखो महमूद शाह, बहराम शाह, रजिया सुल्तान और रुकनुद्दीन फिरोज शाह, मतलब 4 सुल्तानों की हत्या कर दी गई थी। इस वजह से ये समझ गया था कि ये जो तुर्की अमीर यदि नाराज रहे या चालीसा गुट के सदस्य यदि नाराज रहे तो मेरी भी मौत तय है। इसलिए इसने बलबन के बगैर, राय के बगैर, पत्ता वो कहते हैं ना, इसकी राय के बगैर यहाँ पे इसके शासन में पत्ता भी नहीं हिलता था। कुल मिला के ये अपना शांति से जीवन व्यतीत करता था। राजकीय जितने भी कार्य है वो कौन लेता था, उनके डिसीजन बलबन लिया करता था। और इसकी मृत्यु के बाद में फिर जो शासक बनता है वह कौन बनता है, बलबन बनता है। और बलबन 1265 से 1296 ईस्वी तक शासन करता है। अब ये कौन था उसके बारे में इंट्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो ये जो इल्तुतमिश के द्वारा जो चहलगानी बनाई गई थी या 40 सदस्यों का जो गुट बनाया गया था उसका एक सदस्य था। और मंगलों के आक्रमण का सामना करने के लिए उसने एक सैन्य विभाग दीवाने आरिज का पुनर्गठन किया। जब बलबन शासक बना था उस समय मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे, तो उनको रोकने के लिए इसने एक
सेपरेट सैन्य विभाग स्थापित किया, जिसका नाम रखा दीवाने आरिज। अब बलबन अपने जो राजत्व का जो सिद्धांत देता है, उसका डेकोरम के लिए क्या क्या कार्य करता है, उनकी यदि हम बात करें तो बलबन एक राजत्व सिद्धांत देता है। क्यों? क्योंकि पहले राजाओं को देख चुका होता है कि कैसे उनको मौत के घाट उतार दिया गया। इस वजह से यह राजत्व सिद्धांत देता है कि राजा होता है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, कि वो सामान्य पुरुष नहीं होता, इसलिए वो क्या होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। राजा साधारण जनता से अलग व्यक्ति है, इसलिए उसको शासन करने के लिए भेजा है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुणों से युक्त है, उसे सहन करने की शक्ति प्रदान करता है। उसने कहा कि ये ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, अन्य जनता से अलग होता है, तो इस तरीके से वह अपने राजा की जो गरिमा है या सुल्तान की जो गरिमा है उसको स्थापित करता है। इसी राजा की गरिमा को स्थापित करने के लिए वह सिजदा और पैबास जो प्रथा है इसको लागू करता है। इसका मतलब होता है सम्राट के सम्मुख झुककर आपको नमन करना है, नमस्कार करना है, और उसके पैर क्या है, पैरों को चूमना है। इससे यहाँ पे एक बात आपको समझ में आ जाएगी कि बलबन जब शासक बनता है तो ये समझ आता है कि यदि कोई भी तुर्क की अमीर है वो मेरा विरोध करेगा तो ये कार्य नहीं करेगा सिजदा और पैबोस, और जब ये नहीं करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा ये मेरा विरोधी है। और जब विरोधी है तो उनको निपटने के लिए, अपने शत्रुओं से निपटने के लिए उसने लोहे और रक्त की नीति का पालन किया। लोहे और रक्त की नीति में क्या किया जाता था, पुरुषों को तो मार दिया जाता था, और जो इसके स्त्री और जो बच्चे हैं उनको क्या करते थे, गुलाम बना दिया जाता था। तो जितने भी इसके शत्रु थे उन सभी शत्रुओं को इसने मौत के घाट उतरवा दिया। इसने दरबार में कठोर अनुशासन लागू किया, मतलब कोई हंसी मजाक नहीं। क्यों? क्योंकि वह कहता है कि राजा जो है वो आम इंसान नहीं है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए वहां पे दरबार में कोई हंसी मजाक नहीं। तो इस तरीके से इसने कठोर अनुशासन लागू कर दिया। 1286 में बलबन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जो अमीरों का जो दलीय संघर्ष है वो बढ़ जाता है, क्योंकि बलबन ने इन अमीरों को दबा के रखा था। क्यों? एक दो को जब इसने जो नीति अपनाई शत्रुओं के प्रति लोहा और रक्त की नीति से, इसकी वजह से जो अमीर हैं वो समझ गए थे कि यहाँ पे अपने को यदि कुछ भी बलबन के खिलाफ किया तो मौत के घाट उतरना तय है। इस वजह जब तक बलबन का शासन रहा तब तक सारे अमीर शांत रहे, लेकिन 1286 में जैसे ही बलबन की मृत्यु हुई अमीरों में आपसी संघर्ष बढ़ गया, और उसके बाद इसके जितने भी उत्तराधिकारी बने उनमें 1290 में जो क्यूमर्स था उसका वध करके जलालुद्दीन जो खिलजी था ये स्वयं इसको मारकर, इसकी हत्या करके क्या बन जाता है, सुल्तान बन जाता है, और एक नए वंश की स्थापना करता है खिलजी वंश के नाम से। खिलजी वंश के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।